बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इसमें जो चीज़ें आप सुन रहे थे इसमें भी दिलचस्पी है मुझे, लेकिन ज़्यादा दिलचस्पी एक और मामले में है और उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो गैर मुल्की शहरियत रखते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या फ़रमाया, शाह महमूद कुरैशी साहब का स्टेटमेंट है, मैं उसका छोटा हिस्सा आपको बताता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि कानूनन कोई भी दोहरी शहरियत का हामिल शख्स कौमी असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता। यानी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, एमएनए नहीं बन सकते और आप सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन किसी भी दीगर ओहदे के हवाले से ऐसी कोई कदगन कानून में मौजूद नहीं है। बात शाह महमूद कुरैशी साहब की ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक नुक्ता आ रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मैं पूछना चाहता हूँ कि एमएनए या सेनेटर गैर मुल्की शहरियत रखने वाला, उसको क्यों रोका गया कानून में? ये छोटा सा सवाल है कि एमएनए को और सेनेटर को गैर मुल्की शहरियत वाला आदमी ये नहीं बन सकता, उसको क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, और पब्लिक ऑफिस को जब आप होल्ड करते हैं तो आपके पास कुछ इख्तियारात आते हैं। पाकिस्तान में आप कुछ करने के काबिल हो जाते हैं बतौर एमएनए और बतौर सेनेटर। ये जो इख्तियारात आपके पास होते हैं, ये किसी ऐसे शख्स के पास नहीं होने चाहिए जिसके पास दोहरी शहरियत हो, या जिसके पास पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का वफादार भी वो आदमी हो, या वहां की उसके पास ऑप्शन मौजूद हो कि ये मुल्क भाड़ में भी जाता है, खुदा ना खास्ता मैं कह रहा हूं, तो मैं उधर चला जाऊंगा। ये मुल्क तबाह भी हो जाता है तो मैं उधर चला जाऊंगा, मेरे पास दूसरी ऑप्शन है। इसलिए उनको रखा जाता है एक ऑप्शन के ऊपर कि इसी मुल्क के साथ डूबोगे, इसी मुल्क के साथ खुदा ना खास्ता तबाह होगे और इसी मुल्क के साथ तरक्की करोगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है। अब ये जो लोग हैं जो इमरान खान साहब के आसपास हैं, बहुत करीब, जिनकी गैर मुल्की शहरियत है, ये लोग एमएनए से और सेनेटर से ज़्यादा मजबूत भी हैं और ज़्यादा अहम ऑफिसेज में भी बैठे हैं। यानी ये पब्लिक ऑफिसेज के अंदर बैठे हुए हैं और इनके पास इख्तियारात भी ज़्यादा हैं एक एमएनए से, इनके पास ताकत भी एक एमएनए से ज़्यादा है, इनकी एक्सेस भी चीज़ों तक एक एमएनए से ज़्यादा है। तो फिर ये कैसे दोहरी शहरियत वाले यहाँ पे रखे जा सकते हैं? क्या इन पे वही उसूल लागू नहीं होता कि हमारे इदारों में, हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारे डाटा तक एक्सेस है उन लोगों की, या हमारे वज़ीर आज़म हाउस तक एक्सेस है उन लोगों की, हमारी कैबिनेट और अहम फैसलों तक एक्सेस है उन लोगों की जो गैर मुल्की शहरी हैं? एक एमएनए का गैर मुल्की शहरी होना ज़्यादा ख़तरनाक है या वज़ीर आज़म के कैबिनेट में होना या उनकी मावनीन खुसूसी होना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है? ये सवाल से मैं आज आगाज़ करूँगा। सबसे पहले डॉक्टर तारक फजल चौधरी PMLN से, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सैयदा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताएं, मेरे दिमाग में ये एक सवाल आ रहा है कि अगर तो एक गैर मुल्की शहरी इतना ख़तरनाक है कि वो एमएनए नहीं बन सकता, तो क्या वो इतना ख़तरनाक नहीं है कि वो उससे बड़े एक ओहदे के ऊपर आपने लाके बिठा दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, गुजारिश ये है कि आपने खुद ही बड़ा खूबसूरत सवाल किया है और उसके बाद आपने बड़ा ज़बरदस्त उसका तौजीह भी पेश की है कि किस वजह से ये कदगन लगाई गई थी और किस वजह से कोई दोहरी शहरियत का हामिल शख्स जो है वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सकता। बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती बात है जो आपने की, अल्फाज आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन मेन क्रक्स उसका यही था, क्योंकि मैं उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था, एमएनए, जब ये सारी जो है कदगन लगी थी और ये लॉ पास हुआ था। लेकिन ये जो हुकूमत के इस वक्त जो मुआविनीन हैं या जो इस वक्त एडवाइज़र्स हैं, मुशीर हैं, उनका दोहरी शहरियत हामिल होने का मकसद बिल्कुल ऐसा ही है कि एमएनए नहीं हो सकता, मुशीर हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी ज़िले का जो एसपी है पुलिस में, समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो तो दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता, लेकिन सूबे का आईजी हो सकता है, उसमें कोई कदगन नहीं है। ये बिल्कुल यही बात है। जो इख्तियारात एमएनए के पास हैं उससे डबल नहीं, 100 गुना ज़्यादा इख्तियारात इन मुआवनीन खुसूसी के पास हैं और मुशीरान के पास हैं। अब ज़ाहिर है कि वज़ीर भी दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता कि उसने एक दूसरे मुल्क की वफादारी का हलफ उठाया हो। और फिर उसके बाद देखें कि एक और चीज़, डॉक्टर, मैं एक और मिसाल से वाज़ेह कर देता हूँ। जो हमारे मुशीर ख़जाना हैं, बड़े अच्छे शख्स हैं, मुझे उनकी ज़ात के हवाले से मैं बात नहीं करूँगा,
लेकिन वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मईशत बेहतर से बेहतर हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। मुआशी तौर पर मुल्क खुशहाल हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान के रुपए में उनका जो कुल असासा है वो 25,000 रुपये है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में उनके पास जितना एसेट है, असासा है, वो 25,000 रुपये है। जो मैं लाहौर एक दफ़ा अगर एक विजिट करूं और वापस इस्लामाबाद आऊं तो मेरा 25,000 से ज़्यादा खर्चा होता है। हर आदमी का उतना ही होता होगा। बहरहाल 25,000 उनका असासा है। बाकी तमाम उनके असासे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में है, या डॉलर्स में है, या पाउंड्स में है। तो ये एक आम फहम शख्स के लिए मैं यह बात अर्ज कर रहा हूं कि इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है। अकाउंट अपने सारे असासे डॉलर्स में है, पाउंड्स में है। इसी तरह आप देखें उनके और जो मुआवनीन है, यानी उनके तमाम तार असासे जो है पाकिस्तान से बाहर है। अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, उनके एसेट्स बाहर है, तो ज़ाहिर उनका इंटरेस्ट भी बाहर है। उनके जो आप ये कहें कि जो उनकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान को बनाने की, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, तो फिर वो उसमें कितनी शिद्दत होगी। उसमें ये PTI हो, ये मुस्लिम लीग नून हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, लेकिन ये एक कुलिया सबके ऊपर बराबर फिट होता है। ठीक है कि अगर मेरे डॉक्टर तारिक के तमाम असासे पाकिस्तान से बाहर हैं तो इस मुल्क के निजाम और इसकी तरक्की से मुझे कितनी दिलचस्पी होगी। मेरी ऑप्शन सारी बाहर पड़ी हुई ठीक है, आपके मेरे अपना इंटरेस्ट सारा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि ये लूटमार करेंगे और इनके तो सारे असासे बाहर पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को लेके उधर चले जाएंगे, इनका इस मुल्क से क्या लेना देना है। इमरान खान साहब ये भी कहते रहे हैं कि ये डुअल नेशनल्स जो हैं आजकल काफी जी बहुत सारी हैं, एक नहीं है बहुत सारी हैं। वो हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी वो सबको समझाते थे जब मीडिया के साथ गैदरिंग होती थी कि बात ये है कि ये जो गैर मुल्की हैं ये पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं, इनके पास तो शहरियत है, ये तो हमारे वफादार नहीं है। ये इमरान खान साहब ने समझाया था। तो एक वफादार एमएनए से पूछते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, ये आपके साथ ज्यादती नहीं है कि आपके पास तो दोहरी शहरियत नहीं हो सकती, आपको तो सबूत देना अपनी ईमानदारी का, आपको तो सबूत दे रहा है अपनी हुब्बुल वतनी का, लेकिन जो आपसे बहुत अच्छे और अहम ओहदों के ऊपर बैठे हैं लोग, जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बेरोक टोक आते जाते हैं, रोज़ाना प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, अहम तरीन मीटिंग्स में अहम तरीन फैसले करते हैं, इदारों का डाटा उनके पास आता है, अहम तरीन मालूमात की रसाई उन तक होती है, वो लोग दोहरी शहरियत के हामिल हों सर, मलका की वफादारी का हलफ हो उनका, क्या आपको लगता है कि आपके साथ ये ज्यादती हो रही है? इमरान खान साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दी है। मेहरबानी। जो आपने आइडियलिस्टिक बातें की जो हम भी करते थे करते रहे हैं, हम समझते हैं कि हमने जितनी बातें की थी आजकल हमें उनके ताने दिए जाते हैं, लेकिन समझने की बात है कि ज़ियाउल हक या जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ख़ानदानी जमातों और नवाज शरीफ साहब की ख़ानदानी जमातों में जहाँ जमहूरियत की कोई नॉर्म्स नहीं थी, कोई जमहूरियत की रवायात नहीं थी, PTI ने अपोजिशन में आके जितना लोगों को एजुकेट किया, लोगों को शऊर दिया, वो एक पूरा एक सिलसिला है। और वो एक आइडियलिस्टिक आपको एक जमहूरी निज़ाम की तरफ की बातें हमने की हैं, जिधर हम इस मुआशरे को इर्तिका और इसको एवोल्यूशन करके उधर लेके जा रहे हैं। उस हद तक तो वो बातें ठीक हैं, लेकिन जो आपके तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनका एक मसला ये है कि उनके पास हर फील्ड के इंटरनेशनली एक्सपीरियंस देखने वाले लोगों की कमी होती है। लिहाजा जो हमारे पाकिस्तानी हैं, खुदा का वास्ता सर, खान साहब कहते थे इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, ऐसे लोग हैं, हीरे हैं मेरे पास। अगर मैं पूरी बात कर लूं, मैं आपकी बात को करने दूंगा सर, ऐसे तो नहीं। मेरी अगर खान साहब ने सर, खान साहब के साथ इख्तलाफ नहीं, आपको आप किसी के साथ भी इख्तलाफ कर सकते हैं, आप वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से इख्तलाफ नहीं कर सकते, मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई? वो आपका लीडर है, आप उससे मैं इस वाले इमरान खान से तो इख्तलाफ नहीं सर, एक मिनट ठहरें, आप इस वाले इमरान खान से इख्तलाफ करने देना। चले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मुझे बोलने देना। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कहा, मुझे छोटा इमरान खान तो बोलने देना, हमारे पास हीरे हैं, हीरे, और उनसे मैं काम लूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था ये जो दोहरी शहरियत वाले हैं ये गुंडे हैं, गुंडे, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वहां से आपने आगे चलना है, आपने मुझे कोई और पट्टी नहीं पढ़ानी आज। अच्छा, मैंने बड़े इमरान खान साहब की बातों को, पहले छोटे इमरान खान तो मुझे बात करने देना, तो फिर मैं बात करें। आप बात करें, लेकिन वो बात करें जो आपके लीडर करते हैं। को बिल्कुल अग्री कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के मसाइल ये होते हैं कि उनके पास जिस तरह हफीज शेख हैं, जिनका बहुत सारे मुल्कों का एक्सपीरियंस है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, वो हमारे दौर में भी हैं। पहली आप एक बात तो बड़े इमरान खान साहब की ये तारीफ करें
कि इन्होंने सबको ये इंश्योर कराया कि आपको शफाफियत के मुताबिक तमाम लोगों को अपने असासे शो करने पड़ेंगे, और असासे शो करने के बाद अगर आप पाकिस्तान की रियासत में आप कोई अहम जिम्मेदारियां अदा करते हैं, यहां कोई लूट मार करते हैं, तो कम अज कम आप कल जवाबदेह हों, जो पुराने हफीज शेख में या पुराने नदीम बाबर में नहीं था, आज के हफीज शेख और नदीम बाबर में है। अच्छा, यहां आप बात करते हैं कसूल की, मुझे वॉशिंग मशीन में निकाला आपने? कसूल पे जवाब दे दे। सर क्या अगर एक पाकिस्तान का शहरी इमरान खान साहब, अगर पाकिस्तान का एक शहरी जो पाकिस्तान का वजीर खजाना गुजरा हो, पाकिस्तान के खजाने के बारे में वो बेपनाह लामुतनाई फैसले करके जब उसका जवाब देना हो वो लंदन भाग जाए और वहां बैठ जाए और वापस ना आए, क्या इसके लिए भी कोई कानून बनाने की जरूरत है? अब वहां तक आपने कहा कि ये जहां शरीयत का कानून बनाना है, कानून बना दे। अगर आपने कानून बनाया, मैं कहता हूं इसहाक डार ने अगर इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, सर मैं एक मिनट मेरी यार सुने सर, मैं कहता हूं अगर इसहाक डार ने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है तो पैदल घसीट के लेकर आओ वहां से, मेरा तब दिल खुश होगा। कानून को लेकिन मेरा सवाल सर, लेकर आए और सर मेरी वो बीमार हो जाते हैं, और सर मेरी बात सुने सर, पैदल लाएं घसीट के लाएं, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक गैर मुल्की आदमी हमारे अहम तरीन मालूमात और अहम तरीन दफ्तर तक कैसे पहुंच गया, ये कोई अच्छी बात है? इसका जवाब है तो दे दें, नहीं तो मैं आगे पास कर दें। आप मुझे कोई बात, कई सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। मैं असूली बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, वो आपकी बात ठीक है, डॉक्टर तारक फजल साहब की भी बात ठीक है। तो सर ये इमरान खान साहब को आप बता देंगे हमारी बात ठीक है और उनकी पुरानी बात ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब है, जो पाकिस्तानी लीडर तारक फजल चौधरी हो, सदाकत अली अब्बासी हो, ये वाला छोटा इमरान खान हो या इसहाक डार हो, पाकिस्तान की चीजें गड़बड़ करके वो उस वक्त अगर बरतानिया ताजे बरतानिया की पनाह ले ले, उसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। बनाए कानून। जी शैला साहबा फरमाइए, आपके सामने ही है सारा कुछ। अब मैं यही चाह रही थी कि सदाकत कितनी देर जलेबियां बनाएंगे, मेरी बारी कब आएगी। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब ने जो सारे क्लिप्स हैं उनको देखने के बाद हम भी ये समझते हैं कि ये बात सही है, और आइन का आर्टिकल 63(1) का एक क्लॉज सब आर्टिकल है, वो भी यही कहता है कि दोहरी शहरियत रखने वाले वशीर जो हैं वो नहीं हो सकते। और आपने देखा कि हमारे सीएम साहब जो हैं उनको जो है विड्रॉ करके उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा, और इस तरह से फिर वो आए, फिर उसके बाद भी मसले चलते रहे और फिर बड़ी मुश्किल से वो क्लियर हुए। तो ये लोग फिर मुशीर नहीं शैलापा एक सेकंड मुझे जरा आप क्लियर कर दें कि आपकी पार्टी और आपके मुताबिक दोहरी शहरियत वाला आदमी जो है वो इसका है कि उसको सरकारी ओहदों के ऊपर बिठा के उसको ये एक्सेस दी जाए हर चीज तक पाकिस्तान की, आपका मौकिफ चाहिए, स्टांस चाहिए इसके ऊपर? आइन जब कह रहा है तो फिर मेरा मौकिफ क्या होगा? देखिए आइन जो है वो आप लोगों के मौकिफ से बनता भी है और बदलता भी है, इसलिए आपका मौकिफ बहुत अहम है क्योंकि आप लोग आइन साज हैं। मैंने कहा कि आइन ये कह रहा है 63(1) का एक है, वो मेरे नज़र से गुजरा हुए काफ़ी दिन हो गए, और आज मैं इस कमरे में बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम कर रही हूँ, वरना मैं बुक निकाल लेती। तो उसके मुताबिक जो है वो नहीं हो सकता। और मैंने अपने वज़ीर आला मुराद अली शाह की मिसाल दी आपको कि उन्होंने निकालें आप, क्योंकि फारिग बैठे हुए हैं, 63(1) का DIF निकाले। सर गूगल ने आपको तबाह किया है, वैसे मैं आपको बताऊं, गूगल कर करके आपने इन्फॉर्मेशन फैलाई है। मेरे वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अपनी शहरियत विड्रॉ की थी और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ा था। तो फिर मुशीर और मुशीर जो कि पोर्टफोलियो वज़ीर का रख रहे हैं, वो कैसे जो है उनको इजाज़त हो सकती है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान साहब ने एक दफ़ा नहीं बहुत सारे जलसों में ये बात की, तो वो अपने मौक़िफ़ पे कायम हों और इन लोगों को हटाएं। और दूसरी बात जो एक और है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी करते थे। तो अब रज़ाक दाऊद साहब को ठेके दे रहे हैं। आप कहते थे कि ख़ुद जो है ना उनका बिज़नेस नहीं होना चाहिए या उनके घर वालों का, तो वो अपने आड़ से देते हैं। तो अब खुसरो बख्तियार के भाई को किस तरह से आप देखें कि किकबैक्स मिली, जब इनसे कहा गया कि किसने सब्सिडी दी और किसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, तो इन्होंने क्या किया कि किसको सब्सिडी दी उसके पीछे पड़ गए।
तो हालांकि इनसे सवाल ये किया गया था कि किसने सब्सिडी दी और किसने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इनको कहा गया था कि जो TORs होंगे वो इनकी हुकूमत के होंगे, इन्होंने 10 साल पे चले गए। तो अभी भी ये सदाकत अब्बासी बैठ के यही जलेबी बना रहे हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। वो किया होगा उन्होंने, लेकिन दो गलत चीज़ें मिलके एक सही नहीं हो सकती। जो उन्होंने गलत किया था वो आप नहीं करें, क्योंकि नहीं, इन्होंने हमें मेरी अर्ज सुने, इन्होंने हमें ये खुशखबरी सुनाई थी कि इन्होंने बरतानिया के साथ भी कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया है, पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का ये मामला कर रहे हैं कि जो मुल्जिमान पाकिस्तान से बाहर हैं और भाग गए हैं, जी। उनको ये पकड़ के वापस लाएंगे। तो हमें तो ये खुशखबरी इन्होंने सुनाई, हमने मिठाइयां भी खा ली, आज वो कह रहे हैं तरदीद कर दी थी। नहीं, इन्होंने हमें मिठाइयां तक खिलवाई हैं। महमूद कुरैशी ने अवाम ने खुशी मनाई थी कि पता नहीं बेड़ियों के अंदर जकड़ के मुल्जिम आ रहे हैं। हम तो समझे कि इन्होंने मिठाइयां खिला रही हैं, लोग खुश हो गए थे, लेकिन आज ये कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम ला नहीं सकते। कुरैशी साहब ने तरदीद कर दी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तरदीद कर दी थी। लाएंगे तो क्या, अल्ताफ़ हुसैन पर जो है मुकदमा जो बना था लाहौर हाई कोर्ट में 2 साल नून लीग के ज़माने में भी ज़रा हल्का चला, और इन्होंने तो अपने 2 साल में पलट के उसकी खबर भी नहीं ली। बस दाल में तड़का जैसे लगता है तो छुनमुन आवाज़ें आती हैं, उस तरह जो है वो फवाद चौधरी जो है वो बयान दे देते हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन को भी पकड़ के लाएंगे, इसको भी पकड़ के लाएंगे, जबकि उनकी वजारत से रिलेटेड नहीं है। चलें, अब मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पहले उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बाल बचे हैं, और कैसे बचे हैं, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 3 कुर्बानियां दी हैं पंजाब में। एक, उन्होंने अपना एक वज़ीर था जो उनका बड़ा करीबी उनका दोस्त था असद खोकर, उसको फारग किया, उसकी कुर्बानी दी, बलि दे दी। उसके अलावा उन्होंने अपना एक खुद की चॉइस, जो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्होंने मिल के फैसला किया था एक दिन पहले कि हम इसी बंदे को लगाएंगे क्योंकि यही रिंग रोड पे हमारे मकासद पूरे करेगा। तो वो जो बंदा है उसको लेकर आए, आसिफ बिलाल लोधी को कमिश्नर लाहौर, उसकी भी कुर्बानी दे दी, और फिर डॉक्टर शुएब जो सेक्रेटरी SNGAD थे उसकी भी कुर्बानी दे दी और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन बचना बुचना कोई नहीं, उस्मान बुज़दार साहब के ये फिट हो जाएगा ये मामला जाके। या तो उस्मान बुज़दार साहब को रिंग रोड को उसके असली नक्शे के मुताबिक बनाना पड़ेगा, वहीं से गुजारना पड़ेगा जहां से वो बनता है, जहां से उसको जाना है। या तो बनाना पड़ेगा या ये मामला उनको गले में फिट हो जाएगा और उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। अब एक आदमी है इसके अंदर जो 2 मरतबा इमरान खान साहब ने करप्शन पे फारिग किया, खुद इमरान खान साहब उसकी करप्शन को जानते हैं। इमरान खान साहब को जाती तौर पे एक जानने वाले आदमी ने बताया कि इसने तो मेरे से रिश्वत मांगी है आपके दौरे हुकूमत में, तो वो है ताहिर खुर्शीद। और ये जो बंदा है ये इस वक्त दोबारा उस्मान बुज़दार साहब ने ला के पंजाब में लगा दिया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम ओहदे पे लगा दिया है इस बंदे को उस्मान बुज़दार साहब ने, और इसके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात और मुरासिम है उस्मान बुज़दार साहब के, और इसको उन्होंने बचाया और अपने आप को बचाया, बाकी सारे फंसा दिए। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कि रिंग रोड के मामले पे इमरान खान साहब 13 तारीख को इफ्तिताह करके गए थे, 13 जून को, और पिछले 1 महीना हो गया, तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, 1 टके का काम नहीं हुआ। और जो लोग वहां पे काम करने के लिए गए थे उस्मान बुज़दार साहब ने उनको वापस बुलवाया और उनको काम नहीं करने दिया। और जो केस एक था वहां पे परसू किया जा रहा था रिंग रोड वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, वो भी विड्रॉ करने के लिए उस्मान बुज़दार साहब ने दबाव डाला और वो केस वापस लिया। तो बुज़दार साहब की मुबैना तौर पे पहली करप्शन कहानी या ऐसी कहानी जिसमें वो एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं या एक ऐसे ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपना माली फायदा लेना चाहता है और रिंग रोड का रास्ता बदलना चाहता है, दाएं बाएं कहीं और ले जाना चाहता है, उसको उस्मान बुज़दार साहब सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्वाब समझ के तो नहीं कर रहे होंगे। ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक तो मैं लिंक छोड़ के गया था, उस्मान बुज़दार साहब फिर बाल बच गए हैं और लगता नहीं है कि वो अब लंबे अरसे तक बच सकेंगे, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। तो तब्दीली क्या आई? अगर उस्मान बुज़दार भी वैसे ही काम कर रहे हैं और शहबाज शरीफ ने भी, उनके बच्चों ने भी ऐसे ही लूट मार की हुई थी, तो फिर क्या तब्दीली आई सर यहाँ पे? देखें इमरान साहब, हमारे दौर में पंजाब में जो काम हुए हैं, ओवरऑल जिस तरह गवर्नमेंट ने अपना परफॉर्म किया है, वो एक मुसल्लमा हकीकत है। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जिन लोगों का आप हैं, हम लोग हैं, बराह रास्त पब्लिक के साथ रब्ता है, जब उन दोनों अदवार को कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यकीनन जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम तो नहीं करना, और
मौजू कुछ और होता है, गुफ्तगू कुछ और करते हैं। अब आप ड्यूअल नेशनल, सर मैं काम करने की बात नहीं कर रहा, देखिए कारकर्दगी की, सर कारकर्दगी की बात नहीं कर रहा सर, मैं कारकर्दगी की पूछ रहे थे सर, मैं कारकर्दगी की नहीं सर, करप्शन की बात कर रहा हूं। सदाकत भाई साहब सरकार की बात कर रहे थे, यानी ना जिसका कोई रेलेवेंट नहीं है, कोई जवाब रेलेवेंट नहीं है। इसी तरह ये जो बात है, अब उस्मान बुज़दार साहब की जो मैंने आपको बात की है, ये अपनी ज़ात के हवाले से वो बड़े अच्छे इंसान होंगे, लेकिन उनकी शक्ल में मैं समझता हूँ कि पंजाब के साथ जो ज़्यादती की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यकीन जाने इनके अपने लोग, मेरी आदत नहीं है ना मैं इस तरह का शख्स हूँ कि मैं किसी की बात रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाऊँ, वरना ये बड़े आराम से किया जा सकता है कि इनके जो अहम तरीन लोग हैं PTI के, उनकी जो गुफ्तगू होती है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कि यार किस मुसीबत में हम पड़े हुए हैं, पंजाब के साथ कितनी ज़्यादती हुई है, इनके जो पंजाब के सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनसे जाके पूछें वो कितने तंग हैं, पंजाब के लोग कितना तंग हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ आपको सूबे में नज़र नहीं आती, और जिस वज़ीर आला की जो CM शिप है उसकी बुनियाद जादू टोने हों और या मौक्कल हों, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो आपके पास सबूत तो कोई नहीं है ना इस बात का, सर इस बात का तो कोई सबूत नहीं है, या तो आप जादू टोने का कोई सबूत देते हैं सर, नहीं देखें शक्ल में जो बात करनी है उसका सबूत होना चाहिए आपके पास डॉक्टर साहब, ऐसे तो नहीं। इमरान साहब मेरी एक बात सुने, मैं आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा रिसर्च करके, मैं आपका YouTube पे भी बड़ा मैं आपको फॉलो करता हूँ, मुझे आप ये बताएं कि ज़रा आप खुद रिसर्च करके बता दें कि उनकी बनना चीफ मिनिस्टर और उसके बाद अब तक काम रहने की वजह क्या है। मुझे पता है आप सच बोलेंगे, मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम के बाद, मैं आपको छोड़ता हूँ, प्रोग्राम के बाद आपको बता दूंगा। देखिए मैं एक और नहीं, मुझे पता है, सदाकत अली बाजी साहब पब्लिक को बताएं। चले मुझे जरा एक मिनट जरा सदाकत अली भाई साहब, सदाकत भाई साहब 2 मरतबा इमरान खान साहब ने एक ब्यूरोक्रेट को हटाया, और वो ब्यूरोक्रेट इतना ज़्यादा पसंद है उस्मान बुज़दार साहब को, वो उसको वापस लेके आए और ला के उसको उससे ज़्यादा ओहदे के ऊपर ACS यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो है वो पंजाब का लगा दिया उस आदमी को, ताहिर खुर्शीद को। इतना ज़्यादा, यानी ये तो अंधेर नगरी है सर कि खान साहब हटाएं खुद करप्शन के ऊपर 2 मरतबा। पूरे पंजाब में आप किसी क्लर्क से भी पूछ लें कि इमरान खान ने करप्शन पे 2 मरतबा किस ब्यूरोक्रेट को हटाया, तो वो इस आदमी का नाम लेंगे, फिर लाके उसको लगा दिया। सर ये क्या चल रहा है, सर ये क्या चल रहा है? इमरान साहब, मैं आपका जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता, और मेरे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं आपकी खबर को रद्द करूं, या जो आपने ACS के बारे में बताया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बारे में बताया, उनकी किसी जो आपने जिस हवाले से बात की है, मेरे पास ज़ाहिरी तौर पे ये मैंने जो आपसे ही सुना है, इसलिए इसको जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक आदमी है 2 दफा करप्शन पे निकाला गया है, 2 दफा करप्शन पे हटाया गया है, क्या उसको वापस लगाना ठीक है या गलत है? इतना बता दें, सिर्फ इतना बता दें। उसूलन सिर्फ ये सादी बात, 2 दफा हटाया गया है, ये तो बात आप कह रहे हैं, ये तो फैक्चुअल बात है, लेकिन 2 दफा करप्शन पे हटाया गया है, ये बात भी तो मैं एक इज्जतदार कोई आदमी है उसके बारे में मैं तो बिला सबूत नहीं कर सकता। आपके पास कोई सबूत होगा तो आप बात कर सकते हैं। मैं फ्रैंकली, अगर उनको करप्शन पे हटाया गया है तो फिर तो उनको डिसमिस करके घर भेजना चाहिए था, उनके खिलाफ केस होना चाहिए था। ये करप्शन पे हटा के एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लगाया जाता। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं तो मैं आपकी खबर को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत बड़ी अजम्पशन है इमरान खान कि आप ये कह दें कि वो इस वजह से हटाए गए, और फिर दूसरी अजम्पशन ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने उनको लगाया इसलिए कि वो करप्शन करें। तो ये बात ज़ाहिर है, अगर आप बात कर रहे हैं और आपका बड़ा मशहूर शो देखा जाता है, तो ज़ाहिर है जितने कंसर्न लोग हैं, जो इसकी सारी मालूमात जिनके पास जा रही है वो जा रही होगी। मैं किसी ब्यूरोक्रेट को यहाँ डिफेंड करने नहीं आया, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि इस तरह खुदा न खासा कोई करे तो वो इस दौर में कम अज़ कम बच नहीं सकता, जिस दौर में अल्लाह के फजल से जो लीडरशिप है वो करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, और अल्फाज में नहीं है, देले की करप्शन वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली स्टेप्स हैं और प्रैक्टिकली लीडरशिप जो है। तो सर मुझे फिर ये बताएंगे, एक मिनट, तो फिर पिछले 40 दिनों से कौन है जो इमरान खान साहब के जाके कहने के बावजूद रिंग रोड पे 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दे रहा? वो कौन है, बता दें, बंदा बता दें। अच्छा, मैंने आपकी वो खबर सुनी भी है, देखी भी है जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आपकी खबर जो आपने दी रिंग रोड के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज की जिक्र आया, वो मैंने आपसे तो सुनी है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल ना जवाब मेरे पास आया
ना मेरे पास है कि मैं आपको सर, गवर्नमेंट ने आपकी खबर सही है 3 बकरे ज़िबा कर दिए उन्होंने। लेकिन बहरहाल आप जो सवाल सर उन्होंने ऑफिशियल क्या जवाब आएगा? उन्होंने 3 बकरे ज़िबा कर दिए, 3 बकरे ज़िबा कर दिए उन्होंने उस्मान उसका जवाब सुने ना, उसका जवाब आना चाहिए। ये जो बकरों वाली बात और ये आमलों वाली बात और ये पीरों वाली बात, ये एक कमजोर सा एक नैरेटिव बनाया जाता है। बकरे ज़िबा करने का मतलब बताता हूं, एक का नाम है, सुन लेना, एक का नाम है असद खोखर वाले समझते हैं, एक का नाम है असद खोखर, दूसरे का नाम है आसिफ बिलाल लोधी, दूसरे का नाम है, पहले का नाम है असद खोखर, तीसरे का नाम है डॉक्टर शुएब। ये 3 लोगों की कुर्बानी दी है, यानी 3 बकरे ये वाले ज़िबा किए हैं उस्मान बुज़दार ने अपने आप को बचाने के लिए। ये चीज ही खुद सबूत है कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था। अच्छा, जो नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुएब को तो मैं जानता हूं, बाकी 2 को मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल रेस्ट श्योर कि ये जो चीजें हैं इनका रिकॉर्ड भी हो रहा है और बहुत सारे इदारे इस पे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से आज आपने बात की है, अगर इसमें कोई वजन हुआ तो गवर्नमेंट जवाब भी देगी, मेरा ख्याल है कार्रवाई भी होगी। अच्छा शैला रज़ा साहब, मुझे ये बताएं कि क्या प्लान का, यानी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लगता है कि आप लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आप लोगों को पकड़ने की तैयारी जो है वो इदारों की, वो भी काफी हद तक मजबूत हो चुकी है। तो ईद के बाद एपीसी क्या निकलेगा? अच्छा, जहां तक इदारों के पकड़ने की तैयारी है, तो अगर पीपल्स पार्टी का नाम हो तो वो जिसकी भी हुकूमत हो वो तो हमेशा मजबूत होती है, चाहे 11.5 साल बंद रखना पड़े या अभी की तरह कि खुर्शीद शाह का अभी तक नहीं पता क्यों बंद है। आसिफ जरदारी साहब के रेफरेंसेस अब दाखिल होंगे, लेकिन 6 महीने गिरफ्तार रहे। परियाल साहिबा भी, इससे पहले नून लीग के दौर में जो है डॉक्टर आसिम और शर्जील भी, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। अब बात थोड़ी सी मैं आप जिस कॉन्टेस्ट में कर रहे थे मैं कर लूँ कि 5वां आईजी, पता नहीं 4था कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी का भी नंबर पता नहीं कौन सा, कर लें कुछ भी, 8 इस्लामाबाद का भी कमिश्नर जो है वो कर ले, एक महकमे के 6 8 ठीक है, सेक्रेटरीज बदल गए हैं। हम तो बुरे लोग हैं ना, हम तो बुरे लोग हैं ना। और रही बात ये कि जिसने किया है उसके खिलाफ बहुत कुछ होगा। तो भाई जो दवाओं की जिसने कीमतें बढ़ाई थी उसको आपने सेक्रेटरी बना दिया, जिसने गैस की ज़्यादा बिलिंग की थी और कहा गया था कि पैसे वापस किए जाएंगे उसको वज़ीर हवाबाजी बनाया। उसने ऐसी हवाबाजी की कि भट्टा बैठ गया, 33 अरब के नुकसान में चली गई PIA। अब सिर्फ कागज़ के जहाज़ उड़ा करेंगे, मुल्क में बच्चे बना बना के उड़ाएंगे। अब उसके बाद रह गया आपका GDP 1.9 से माइनस में चले गए। कह रहे हैं हमारी गाड़ी सही सिमत में जा रही है, आपकी गाड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद जो है आटा चीनी सारे चोर भी सब देख रहे हैं, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई। तो हुकूमत कर क्या रही है? महंगाई का जो तूफ़ान है उसको देखते हुए जो है सारे ऑपोजिशन बैठी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इससे कुछ नहीं निकलेगा, तो वो तो सिंध में जब JUIFA ने APC बुलाई तो सबसे बड़ी बात ये हुई उसमें कि हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहदा और काफ लीग बैठ गए। तो मैं समझती हूँ पहली फतह तो हासिल हो गई कि वो ये समझते हैं कि हुकूमत की सहमति नहीं है, वही डाउनवर्ड। ठीक है, आप इसे शुरू करता हूँ। मैं दोबारा आपके पास आया हूँ, एक ब्रेक ले, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। ब्रेक लें, वापस अभी आ रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शैलापा, आप बात मुकम्मल कर लें कि अपोजिशन क्या कर सकती है ईद के बाद। बात मुकम्मल कर लें आप, फिर मैं बाकी मेरी पहली बात से मैंने ये बात की कि अपोजिशन में जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान इत्तफाक है और हुकूमत की भी पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत की लाइन पर वो अपोजिशन की लाइन को एक्सेप्ट कर रही हैं कि मुल्क में जो है कोई गवर्नेंस नहीं है, बेरोज़गारी है, सब है, तो महंगाई है सबसे बड़ी बात। तो ये चीज़ें लेकर अवाम भी परेशान है। परसों जो है पूरे पाकिस्तान से ताजरों के सैकड़ों गाड़ियों में मुश्तमिल काफ़िला इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहा था। किसान एहतजाज उस दिन से कर रहे हैं जब बजट पेश हो रहा था और 50 बिलियन इन्होंने रखा था। तो उस वक्त हफीज़ शेख ने कहा था नहीं बढ़ाएंगे और किसान कह रहे थे कि नहीं आप बढ़ाएं, लो कस्ट भी है, सब है। अब ये कहते हैं कि 30 बिलियन बढ़ाएंगे। तो न ताजिर खुश हैं, न किसान खुश
खुश हैं, ना आम आवाम, वो भी ताजिर भी आम आवाम हैं और क्या कहना चाहिए किसान भी। तो अब कोई तो आगे बढ़ेगा जो रहनुमाई करे, और जो इन्होंने पेट्रोल में टैक्स ले रहे हैं, जो डीजल में ले रहे हैं, जो 5 हफ्तों में महंगाई हुई है, उसका कोई जवाबदेह है या नहीं, या हम यही सुनते रहें कि ऑपोजिशन के खिलाफ ये केस हो गया, केस हो गया। बड़ा सवाल ये है, इससे आवाम का पेट नहीं भरता। बड़ा सवाल ये है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कौन लीड करेगा? देखें, एक आदमी को लीड करना होता है। पिछली दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब निकले थे तो उनकी लीडरशिप में इकट्ठे नहीं हो सके आप लोग। इस दफा शहबाज शरीफ साहब तो बाहर नहीं निकलेंगे, बीमार हैं। नवाज शरीफ साहब आ नहीं सकते। मरियम नवाज साहबा इसलिए बाहर नहीं निकल सकती कि वो नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये वो यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगी तो वो मसला बन जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाती हैं, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल। तो फिर इसका मतलब है या तो पीपल्स पार्टी को लीड करना पड़ेगा सारी कैंपेन को, आप उनको फॉलो करेंगे, या फिर मौलाना फजलुर रहमान को करना पड़ेगा। आप पॉलिटिकली क्या देख रहे हैं? देखें, 2 नुक्ते हैं इमरान साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है, और बहुत मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो वाकई इस मुल्क की सालमियत से और इस मुल्क की सलामती से दिलचस्पी रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, जो भी साहिब बसीरत लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से ये बात पता है कि बात जो महंगाई से और इन तमाम चीज़ों से शुरू हुई, और लॉलेसनेस और बैड गवर्नेंस, उससे मामला बहुत आगे चले गए हैं, और जो मुल्क की सलामती, मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया है, और आपकी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है इस वक्त बड़े संगीन सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन। इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ने आपको हतमी फैसला करना है। बाकी लीड किसने करना है, कैसे होना है, ये जमातों के फैसले होते हैं। ये आप एपीसी में कर लेंगे। आप फाइनली सर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं जी है। सर, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूं। हुकूमत का रिस्पांस सर। इमरान साहब, पॉलिटिकल कोई भी लीडरशिप जो होती है, पॉलिटिकल कोई भी जो आपने एजिटेशन करनी होती है, उसके लिए 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होती है। जो हमारी ऑपोजिशन के दोनों पार्टीज बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं, दिवालियापन पे खड़े हैं। इनके लिए कोई भी पाकिस्तानी आम शहरी इनके लिए नहीं निकलना चाहेगा। उनको पता है कि इनकी लीडरशिप सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये एक दूसरे का ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है। इनका ख्याल था कि ये कोविड में हमें फंसा लेंगे। इन्होंने कहा जी मिड जुलाई में यहाँ लाशों के अंबार होंगे, कब्रिस्तानों में जगह नहीं होगी, अस्पताल जो है वो खत्म हो जाएंगे, और हमने डील कर लिया। अल्लाह ना करे इनका ख्याल था कि आपने कहा था भाईजान ये जरा वो कौन सी वो इंपीरियल कॉलेज और ऑक्सफोर्ड कॉलेज और बिलावल साहब जो बाहर की अखबारों की क्राशें पढ़ के यहाँ बोलते थे। मेरे ख्याल में आपको मैंने ये मुझे लगता है ये जो आप सिनेरियो है ना, वो भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, शोर मचेगा, होना कुछ नहीं। यानी इसी तनख्वाह पे लगता है सारे काम करेंगे, फील आ रही है मुझे। लेकिन आगे पूरा हफ्ता पहले डिबेट करेंगे, बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।